Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of the first chapter from your English supplementary reader Vistas NCERT class 12th. The name of the chapter is The Third Level, written by Jack Finney. In my previous video, I have already explained about half of the chapter. In this video, I am going to explain the remaining half. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कहानी का नायक जो है चार्ली, वो कहता है कि न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल होते हैं और उसने तीसरा लेवल देखा है, जबकि एक्चुअली वहाँ 2 लेवल हैं। ये बात वो अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बताता है। तो सैम कहता है कि चार्ली जो है वो अपने जीवन से दुखी है, आधुनिक दुनिया की जो चिंताएं हैं, दुख हैं, स्ट्रेस है, काम का तनाव है, काम का टेंशन है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इन सब से बचकर कोई व्यक्ति अगर भागना चाहे तो सैम का ऐसा मानना है कि व्यक्ति टाइम ट्रैवल करते हैं, ऐसे में अपने अतीत के या किसी और समय में ख्यालों में चले जाते हैं, आधुनिक दुनिया के सब भागा दौड़ी स्ट्रेस से बचने के लिए। तो सैम का भी ऐसा मानना है कि चार्ली भी शायद टाइम ट्रैवल कर रहा है और अपने जीवन की सच्चाई से बचने के लिए, भागने के लिए उसने ये टेम्पररी रिफ्यूज ले लिया है। तो उसने अपनी मन की कल्पना में ऐसा शायद गढ़ लिया है कि कोई थर्ड लेवल होगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। तो इसके बाद चार्ली, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि चार्ली एक्सप्लेन करता है कि वो थर्ड लेवल पर जाता है, तब वो वहाँ क्या क्या पाता है। तो इससे आगे का ट्रांसलेशन अब शुरू करते हैं। पिछला वाला देखने के लिए आप मेरे इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो को देखें। उससे आगे चार्ली कहता है एंड देन आई न्यू, और फिर मुझे पता चला, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। इस बात को श्योर होने के लिए कि ये जो लोग बाग हैं, ये सारा सीन है थर्ड लेवल पर, ये शायद प्रेजेंट समय का नहीं है, किसी पुराने समय का है। इसको सुनिश्चित कर लेने के लिए मैं एक न्यूज़पेपर बेचने वाले एक लड़के के पास गया और उसके पैरों के पास अखबारों का जो ढेर पड़ा था उसे देखा। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। वो न्यूज़पेपर जो है द वर्ल्ड था, जो उस लड़के के पैरों के पास ढेर पड़ा था। और चार्ली कहता है कि द वर्ल्ड न्यूज़पेपर तो कई वर्षों से छपना ही बंद हो गया। तो उसे ये श्योर हो गया कि ये आज के समय का पूरा सीन नहीं है, ये मैं लगता है कहीं टाइम ट्रैवल करके कहीं पुराने समय में कहीं आ गया हूँ। आगे चार्ली कहता है द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो उस न्यूज़पेपर में जो मुख्य बात छपी थी, मुख्य कहानी छपी थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में छपी थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। चार्ली कहता है कि मैंने यही फ्रंट पेज पब्लिक लाइब्रेरी में भी पहले कभी पाया था और उस पर डेट लिखी थी 11 जून 1894। आई टर्न्ड टुवर्ड द टिकट विंडोज़ नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। चार्ली कहता है कि मैं टिकट विंडोज़ की तरफ पलटा, जहाँ पर मैं जानता था कि जहाँ से मैं और मेरी पत्नी लुइजा, हम दोनों जहाँ भी जाना चाहें यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ के टिकट हमें इन टिकट विंडोज़ से मिल सकते थे। तो मैं उन टिकट विंडोज़ की ओर पलट मुड़ा। इन द ईयर 1894, कहता है कि 1894 के समय में हम जा सकते थे। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और कहता है और मैं अमेरिका में इलिनॉइस राज्य के गेल्सबर्ग नाम के शहर
जाने के 2 टिकट खरीदना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old frame houses, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. चार्ली हम लोगों से पूछता है, पाठकों से, कि क्या आप कभी इलिनॉइस के गेल्सबर्ग होकर आए हो? वो वास्तव में अब भी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत शहर है, कस्बा है, जिसमें बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस माने इस तरह की वो लकड़ी की फ्रेम के इस शेप के ट्रायंगुलर शेप की जो हाउसेस बनते हैं, वहाँ बड़े बड़े फ्रेम हाउसेस होते हैं। बड़े बड़े जो है बगीचे होते हैं और उन हाउसेस के आसपास जो है बड़े बड़े बगीचे और खेत होते हैं। एंड ट्रेमेंडस ट्रीज़, और बहुत ही अद्भुत और शानदार पेड़ होते हैं जो कि ऊपर जाकर सड़कों के दोनों तरफ इर्द गिर्द ऐसे पेड़ लगे रहते हैं जो कि ऊपर जाकर इतने ज़्यादा घने हो जाते हैं कि सड़क को एक प्रकार से रूफ या छत प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. आगे चार्ली कहता है, और 1894 में गर्मियों की शामें लगभग आम शामों से दुगनी लंबी होती हैं, जहाँ लोग बाग बगीचों में, लॉन्स में, अपने घास के मैदानों में बैठे रहते हैं। आदमी लोग सिगार स्मोक कर रहे होते हैं शांति से। औरतें जो हैं पाम के पत्तों से बने पंखे हाथों से झल रही होती हैं, और चारों तरफ शांति भरे वातावरण में जुगनू जो होते हैं, ग्लो वर्म या फायरफ्लाइज, जुगनू जो रात के समय जो उड़ता है तो उसमें रोशनी टिमटिमाती है। चारों तरफ शांति के वातावरण में जुगनू मंडराते हैं। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर 2 over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. चार्ली कहता है कि पहले वर्ल्ड वॉर की तरफ अगर लौटें, जिसे अब 20 साल हो चुके हैं, और दूसरा विश्व युद्ध जो भविष्य में कभी 40 साल बाद होगा, तो मैं वहीं के जो है गेल्सबर्ग जाने के 2 टिकट खरीदना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट मी at my fancy headband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets one way. क्लर्क ने, चार्ली कहता है कि टिकट बुकिंग ऑफिस पर क्लर्क ने किराए की गणना करी, किराए का फिगर कैलकुलेट करा, और एक पल को मेरे जो है अजीब से विचित्र से फैंसी हेडबैंड को उसने देखा, लेकिन फिर अपने किराए को वो कैलकुलेट करने लगा। मेरे पास 2 लोगों के किराए के एक साइड के पर्याप्त पैसे थे, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टीयरिंग एट मी। लेकिन जब मैंने पैसे काउंट किए और पैसे काउंट करके ऊपर देखा सिर उठाकर, तो क्लर्क मुझे घूर कर देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, दैट एंट मनी मिस्टर, ही सैड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। क्लर्क ने ना में सिर हिलाते हुए बोला कि मिस्टर, ये जो आप गिन रहे हो ये पैसे नहीं हैं, ये नोट नहीं है। और क्लर्क बोला कि अगर तुम मुझे ठगने की या छलने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बचकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, और क्लर्क ने अपने पास के कैश ड्रॉवर पर निगाह डाली। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, half again as big as the money we use nowadays and different looking. तो चार्ली कहता है आगे कि और बेशक जब मैंने वास्तविकता देखी, उसके काउंटर में जो नोट देखे, तो वास्तविकता में वो नोट आज के समय के नोट जैसे नहीं थे। पुराने ज़माने में अलग टाइप के नोट चलते थे, और नए ज़माने में समय के साथ साथ सरकारें जो हैं अलग अलग तरह के नोट छाप देती हैं। तो हमने पुराने नोट्स भी देखे होते हैं, नए नोट्स भी देखे होते हैं। तो वो कहता है कि आजकल जो हम नोट यूज़ करते हैं उनसे लगभग आधे साइज़ के थे,
और बिल्कुल ही अलग दिखने वाले नोट थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। मैं मुड़ा और तेज़ी से वहाँ से निकल लिया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। कहता है कि मैं वहाँ से बच निकला क्योंकि जेल जाने में कोई भलाई नहीं है, भले ही 1894 का समय हो। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। और कहता है और जैसे मैं आया था बिल्कुल ठीक वैसे ही उसी रास्ते से मैं वापस चला गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। अगले दिन चार्ली कहता है कि लंच के समय के दौरान मैंने बैंक जाकर $300 की रकम, जो कि लगभग हमारे पास कुल इतने ही थे, वो पूरे $300 की रकम निकाली और उससे फिर मैंने पुराने स्टाइल के नोट बदलने वाले भी अमेरिका में जगह होती हैं कि अगर हमको ओल्ड स्टाइल की करेंसी चाहिए हो तो न्यू स्टाइल की करेंसी देकर और उसके बीच में जो रेट में ऊपर नीचे जो हो वो डिफरेंस पे करके हमें पुराने स्टाइल के बिल्स या नोट्स जो है मिल सकते हैं। तो उसने $300 देकर पुराने स्टाइल के नोट्स खरीदे। और ये बात चार्ली कहता है कि मेरे साइकियाट्रिस्ट दोस्त को वास्तव में इस बात ने परेशान किया, चिंतित किया। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। चार्ली कहता है आप पुराने ज़माने की मनी, पुराने ज़माने के नोट, मुद्रा कोई भी कॉइन डीलर, मुद्रा एक्सचेंज करने वाला कोई व्यापारी से बदल सकते हैं, लेकिन आपको उसके एवज में एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। माई $300 बॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स बट आई डिडंट केयर, एक्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। चार्ली कहता है मेरे $300 आज के समय के नए मेरे $300 पुराने समय के केवल $200 से भी कम के नोट खरीद पाए, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं हुई क्योंकि 1894 में जो है सस्ते का बहुत ज़माना था। अंडे 13 सेंट में एक दर्जन मिल जाया करते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। चार्ली कहता है कि फिर नोट लेकर मैं दोबारा वहीं ग्रैंड सेंट्रल पे गया थर्ड लेवल पर, लेकिन मुझे फिर थर्ड लेवल पर जाने वाला वो रास्ता, वो जीने, स्टेयर्स, वो कॉरिडोर, वो गलियारा मिला ही नहीं। हालांकि मैंने कई बार बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे ग्रैंड सेंट्रल पर फिर थर्ड लेवल पर जाने वाला रास्ता, वो कॉरिडोर मिला ही नहीं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, सॉरी, लुइजा वॉज प्रिटी वरीड when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps. लुइजा इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हुई जब मैंने उसे ये सारी बातें बताई, और लुइजा चाहती थी, मेरी वाइफ लुइजा चाहती थी कि मैं अब और ग्रैंड सेंट्रल पर जाकर थर्ड लेवल को ढूंढने की कोशिश ना करूं। लेकिन कुछ समय बाद मैंने ऐसा करना बंद कर दिया और वापस अपने स्टाम्प कलेक्शन के काम में लग गया, अपना समय व्यतीत करने के लिए। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन चार्ली कहता है लेकिन अब ऐसा कुछ घटित हुआ कि मैं और मेरी पत्नी लुइजा, हम दोनों हर वीकेंड पर ग्रैंड सेंट्रल पर जाकर थर्ड लेवल का रास्ता ढूंढने का प्रयास करने लगे, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल वास्तविकता में अब भी वहाँ पर है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपियर्ड, नोबडी न्यू वेयर, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। तो चार्ली कहता है अब ऐसी क्या अजीब बात घटित हुई कि जिससे वो थर्ड लेवल को ढूंढने लगा, वो और उसकी पत्नी, क्योंकि चार्ली का दोस्त साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर अचानक गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कहाँ गायब हो गया। लेकिन सैम जो है वो शहर का रहने वाला एक लड़का था, और मैंने, चार्ली कहता है कि मैं उसे बताया करता था गेल्सबर्ग के बारे में,
कि जब मैं छोटा था तब वहाँ गेल्सबर्ग में पढ़ता था, और सैम जो है कहता था कि उसे वहाँ का साउंड, वहाँ का सीन गेल्सबर्ग का बहुत अच्छा लगता है, और एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। और चार्ली कहता है और अब मुझे समझ में आया कि सैम कहाँ गया, वो टाइम ट्रेवल कर चुका है और वो भी वापस बैक 1894 के युग में पहुँच गया है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टाम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज़। चार्ली कहता है क्योंकि एक रात अपने स्टैम्प कलेक्शन में जब मैं उलझा हुआ था तो मैंने पाया। फिर चार्ली कहता है वैसे आपको ये पता है कि फर्स्ट डे कवर, जिसका चार्ली ने पहले जिक्र किया था, फर्स्ट डे कवर क्या होता है? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale। तो फर्स्ट डे कवर को चार्ली बताता है कि जब कोई नया डाक टिकट जारी होता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं वो उन्हें ख़रीद करके एक लिफाफे में खाली कागज़ डालकर स्टैम्प चिपकाकर अपने आप को ही पोस्ट कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जब पोस्ट करते हैं तो स्टैम्प पर पोस्ट ऑफिस की सील लगती है और वो डेट को सिद्ध करती है, सत्यापित करती है। द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वही एनवलप जिस पे वो नया जारी हुआ डाक टिकट चिपका कर वो अपने आप को सेंड कर लेते हैं, वो स्टैम्प चिपका हुआ कवर फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। उन फर्स्ट डे कवर्स को खोला नहीं जाता क्योंकि उनके अंदर कोई लिखित में पत्र नहीं होता, खाली कागज़ होता है। दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। चार्ली कहता है उस रात स्टैम्प कलेक्शन में उलझे हुए मुझे अपने सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स में से एक फर्स्ट डे कवर मिला जिसे कि वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। वो फर्स्ट डे कवर वहाँ इसलिए था क्योंकि उसे किसी व्यक्ति ने कभी किसी समय मेरे दादाजी को उनके घर पर गेल्सबर्ग में मेल किया था, पहुँचाया था डाक से। दैट इज़ वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, और ये मुझे एनवलप पर जो एड्रेस था उससे पता चला। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्ट मार्क शोड दैट, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। आगे चार्ली कहता है और वो फर्स्ट डे कवर वहाँ 18 जुलाई 1894 18 जुलाई 1894 से था, क्योंकि उस पर जो डाक विभाग की सील लगी थी उससे मुझे पता चला, और अभी तक मैंने ये सारी बातें ध्यान नहीं करी थी। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। कहता है कि स्टैम्प जो है वो 6 सेंट की रकम का था। पोस्ट ऑफिस से जो हम टिकट खरीदते हैं तो उसका कोई अमाउंट, कोई रकम होती है, तो वो स्टैम्प 6 सेंट का था, थोड़ा शिथिल सा भूरे से कलर का पड़ा हुआ, और उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो छपी थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट। और कहता है स्वाभाविक रूप से जब वो एनवलप मेरे दादाजी को मिला डाक में, तो वो सीधा दादाजी के स्टैम्प कलेक्शन के ढेर में चला गया और वहीं पर पड़ा रहा जब तक कि वो फिर मेरे हाथों में नहीं पड़ा, और जब तक कि मैंने उसे नहीं खोला तब तक वो वहीं स्टैम्प कलेक्शन में वो रखा रहा फर्स्ट डे कवर। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक, इट रेड। चार्ली कहता है कि लेकिन उस फर्स्ट डे कवर, वो एनवलप के अंदर जो कागज़ था वो खाली नहीं था, उस पर कुछ पत्र लिखा था। क्या लिखा था? 941 विलियर्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 18, 1894। तो ये पता लिखा हुआ था गेल्सबर्ग इलिनॉइस का, डेट जुलाई 18, 1894 लिखी थी। चार्ली, अब आगे पत्र में क्या लिखा था? चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मतलब चार्ली मैं चाहता हूँ कि आप सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, फिर मुझे ये विश्वास, मैं ये विश्वास भी करना चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से अच्छे हो। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल,
और चार्ली, आपने जो कहा था वो सच निकला, मुझे भी थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम। और कहता है कि मैं यहाँ, सैम कहता है, ये पत्र जो है सैम ने लिखा था। सैम कहता है कि मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ और अभी सड़क से बाहर कुछ लोग जो है पियानो बजा रहे हैं, गली में बाहर सड़क पर कुछ लोग पियानो बजा रहे हैं और कुछ लोग आगे पोर्च में बैठे हुए एक अमेरिकन गाना सीइंग नेली होम, ये एक अमेरिकन सॉन्ग है, ये गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे वहाँ नींबू पानी पीने के लिए, शिकंजी पीने के लिए बुलाया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइजा। आगे वो सैम बोलता है कि चार्ली और लुइजा तुम भी यहाँ आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी। और सैम कहता है कि थर्ड लेवल को तुम दोनों ढूंढते रहना जब तक कि वो तुम्हें मिल ना जाए, ये इसके लायक है, वो वहाँ वास्तव में है, मेरा विश्वास करो। द नोट इज़ साइंड सैम। चार्ली कहता है वो नोट सैम का लिखा हुआ था। एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। चार्ली कहता है कि स्टाम्प और कॉइन जहाँ मिलते हैं, या पुराने स्टाइल की करेंसी जहाँ पे ख़रीदी जाती है, पुराने नोट्स जहाँ ख़रीदे जाते हैं, वहाँ मैं गया और मैंने पाया कि सैम ने $800 रुपए देकर उन $800 से पुराने ज़माने के नोट खरीदे थे। दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। ही ऑलवेज सेड दैट इज़ वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू। और चार्ली कहता है कि और ये जो पैसा जो उसने $800 का बदला, इससे सैम जो है वहाँ जाकर 1894 में के समय में वापस लौटकर, गेल्सबर्ग में लौटकर अपने चारा, जानवरों का चारा और भूस का उसने काम शुरू कर दिया। वो हमेशा कहता था कि यही वो काम है जो वो वहाँ शुरू करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। और वो निश्चित रूप से यहाँ रहकर वो अपने पुराने बिजनेस, वो अपने जानवरों के भूस या चारे के उसमें ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि नए युग में तो चार्ली जो है वो साइकियाट्रिस्ट था। अब चार्ली जो है वो सैम, चार्ली नहीं सैम, कि नए युग में तो सैम जो है साइकियाट्रिस्ट था और यहाँ वो मनोचिकित्सक का काम करता था, लोगों की मानसिक बीमारियों को समझने का, उनके इलाज का काम करता था। अब चार्ली कहता है कि पुराने समय में लौटकर, गेल्सबर्ग में 1894 पुराने समय में लौटकर वहाँ सैम ने अपना जो है पुराना बिजनेस, पुराने ज़माने का अपना जानवरों के भूस और चारे का बिज़नेस शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ वो साइकियाट्रिस्ट का काम नहीं कर सकता और ना वो उस समय चलेगा, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते थे, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जीवन जीते थे, तो उस ज़माने में साइकियाट्रिस्ट की कोई ज़रूरत भी नहीं होती थी। आगे चार्ली बताता है, नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 हिज ओल्ड बिजनेस वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट। यही बात कहता है कि इलिनॉइस के गेल्सबर्ग में पुराने समय में 1894 में उसका पुराना बिजनेस ही उसे करना पड़ा, क्योंकि चार्ली मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था और उस पुराने समय में टाइम ट्रैवल करके चला गया था, तो तब किसी साइकियाट्रिस्ट की किसी को, व्यक्ति को, लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ा करती थी। तो यहाँ पर आकर लेखक इस चैप्टर को क्लोज़ करता है कि चार्ली जो नरेटर था ये अपनी कहानी को ख़त्म करता है। अब ये कहानी को आप ऐसा मान सकते हैं कि चार्ली एक्चुअली तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के वहाँ पर 2 ही लेवल्स हैं, तीसरा लेवल है नहीं, तो इसे हम ये मान सकते हैं कि चार्ली भी जो अपनी वास्तविक दुनिया से बचकर किसी अस्थाई काम की शरण में, रिफ्यूज में जाना चाहता था, तो उसने ऐसी थर्ड लेवल का जो बोलता है कि मुझे थर्ड लेवल मिला ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर, तो एक्चुअली थर्ड लेवल जो है वो क्या था, कोई तीसरा ठिकाना
कोई दूसरा या तीसरा कोई अलग ठिकाना, इंसान अपनी वास्तविक जीवन से बचकर किसी काल्पनिक दुनिया में किसी और ठिकाने में चले जाए अपने दिमाग को सुकून देने के लिए, तो थर्ड लेवल इसी को संकेत करता है कि ये कोई एक हमारी प्रेजेंट की रियलिटी से एस्केप करके जाने का एक टेम्पररी रिफ्यूज वाला स्थान होगा। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एंड स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज़ subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.